जय हिंद दोस्तों। बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस डेली करंट अफेयर सीरीज में हम देखेंगे 29 सितंबर 2020 के बहुत इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स और न्यूज़ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू कर देते हैं फटाफट से पहली न्यूज़ के साथ। जी हाँ, पहली न्यूज़ है डिफेंस मिनिस्टर अनवील्स डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020। ठीक है, तो अभी हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया जो है उसका अनावरण किया था 2020 का, जो अगले 5 वर्षों तक रहेगी। इसका मतलब दोस्तों यही है कि रक्षा मंत्रालय या रक्षा खरीद जो है वो किस प्रकार की प्रक्रिया का पालन करेंगी अगले 5 सालों तक, किस प्रकार की चीज़ें वहां पर होंगी, इन्हीं सारी पॉलिसीज का अभी अनावरण किया था हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने। ये अगर मैं बात करूं आपको तो फर्स्ट डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर जो था, यानी जो फर्स्ट डीपीपी था, ये 2002 में स्थापित किया गया था। उसके बाद से लगातार ये स्थापित हो रहा है और जो अभी 2020 में ये स्थापित की गई है, ये 2020 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगी। यानी उसके बाद जितने भी फैसले होने हैं वो इसी प्रोसीजर के तहत होंगे। इसी प्रोसीजर के तहत जितने भी हथियार खरीदने हैं या तकनीक खरीदनी है या निर्माण करना है, वो सब कुछ इन नियमों के अंतर्गत ही होगा जो डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020 में बताया गया है। सबसे बड़ी बात जो इसमें कही गई है, देखिए, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा था कि अब भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। और हम सभी जानते हैं कि भारत अपने हथियारों का एक बहुत बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करता है, यानी आयात करता है। तो उसको यहाँ पर बहुत अच्छे से बताया गया है और आयात पर जो प्रतिबंध है इनका, उनको लगाने की बात की गई है। यानी कौन कौन से ऐसे हथियार होंगे, कौन कौन सी ऐसी तकनीक हैं जिनको अब आयात नहीं किया जाएगा, उनको भारत में ही बनाया जाएगा। तो ऐसी एक लिस्ट जारी की गई है वेपन्स की और प्लेटफॉर्म्स की। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है। दूसरा, इस न्यू कैटेगरी में जो अभी डिफेंस एक्विजिशन की नई कैटेगरी बनाई गई है, इसमें एक नई कैटेगरी को जोड़ा गया है। इसमें सरकार ने यह कहा है कि रक्षा मंत्रालय क्या करेगा कि बहुत सारे जो उपकरण हैं या बहुत सारे जो हथियार हैं, उनको भारत में बनाने का प्रयास करेगा। और अगर पूरी तरह भारत में नहीं बन सकते तो उनके कुछ पार्ट भारत में बनाने का प्रयास करेगा। अगर ये भी नहीं हो सकता तो उनका जो रखरखाव है, उनकी जो असेंबलिंग है, उनकी जो मरम्मत है, यानी जो उनका मेंटेनेंस है, वो भारत में करने की प्रोसेस करेगा, यानी उसको भारत में करने का प्रयास किया जाएगा। इस तरीके से धीरे धीरे जो डिफेंस सेक्टर है उसमें भारत को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा, ताकि आगे आने वाले समय में भारत इस बारे में अच्छे से अपना विकास कर पाए। दूसरा, इसमें एक बात और कही गई है, वो देखिए इसमें क्या किया गया है, नई कैटेगरी को लॉन्च किया गया है जो कि है न्यू कैटेगरी बाय ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। ठीक है, इसमें क्या किया गया है, इसमें इनकरेज करा गया है फॉरेनर्स को, यानी जो विदेशी हैं उनको भारत में निर्माण के लिए प्रोत्साहित करेंगे कि आप भले से आप बनाओ, लेकिन आपको बनाना कहाँ पे है, भारत में रहकर ही बनाना है। और भारत में भी ये नहीं कि आपको अकेले बनाना है, नहीं, आप किसी सब्सिडायरी के साथ मिलकर बनाओगे, यानी भारत की किसी कंपनी के साथ मिलकर अपने हथियारों का निर्माण आप भारत में ही करोगे। तो ऐसा भी इसमें प्रोसीजर एक रखा गया है। इसका इतना ही करा गया कि जितना भी हम लोग हथियार खरीदें वो भारत में बने और भारत की जो क्षमताएं हैं वो बढ़े हथियारों के निर्माण में, केवल इस सोच को रखते हुए ये पूरी प्रोसीजर बनाया गया है। एक बात मैं आपको और बता दूं, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल जो बेसिस है उसको भी यहाँ पर शामिल किया गया है। यानी बहुत सारे सिस्टम ऐसे होंगे, बहुत सारे प्लेटफॉर्म और हथियार ऐसे होंगे जो भारतीय सेना यानी रक्षा मंत्रालय कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर लेगा, ताकि उसका रखरखाव, उसकी कॉस्टिंग, वो सब आसान हो और कम पैसों में काम हो जाए। जितनी हमें जरूरत है बस उतना ही हम उसको लीज पर लेंगे। तो ऐसा भी इसमें काम किया गया है। 5 साल तक ये प्रोसीजर बना रहेगा, 5 साल तक ऐसे नियमों का पालन हम करेंगे, उसके बाद हम इसको आगे बढ़ाएं। दूसरा, इसमें जो मुख्य उद्देश्य है वो देखिए 50% का सरकार ने रखा है कि जो भी डिफेंस हार्डवेयर है उसका कम से कम 50% जो है वो भारत में डिजाइन और डेवलप किया जाए। उसके अलावा चाहे तो हम बाहर से मंगा सकते हैं। तो ऐसा सरकार ने इसका एक लक्ष्य रखा है, ताकि भारत कम से कम आधा हथियार जो है वो अपने देश में अपने लिए बनाने के लायक हो जाए। अब देखिए, रक्षा मंत्रालय की यहाँ पे बात आई है तो रक्षा मंत्रालय के बहुत सारे पॉइंट्स हमको याद करने हैं। तो ये सब मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट कुछ नाम है जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमारे जो मिनिस्टर हैं, रक्षा मंत्रालय के जो मंत्री हैं, वो राजनाथ सिंह जी हैं, ऐसा हमको सबको मालूम ही है। ठीक है, राजनाथ सिंह जी हमारे रक्षा मंत्री हैं। लेकिन जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, यानी जो राज्य मंत्री हैं, वो आपको ध्यान करना है श्रीपद येसो नाइक या श्रीपद नाइक इनको बोला जाता है। तो ये आपको दोनों नाम ध्यान रखने हैं। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट नाम हमारे जो इस समय के रक्षा सचिव हैं वो हैं अजय कुमार, जो हमारे डिफेंस सेक्रेटरी हैं वो इस समय अजय कुमार जी हैं, उनको आपको ध्यान रखना है।
तीसरा, देखिए जो सुभाष चंद्र जी का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, ये भी रक्षा सचिव हैं, लेकिन ये प्रोडक्शन सचिव हैं, ठीक है। डिफेंस में जो भी प्रोडक्शन हम देश में करते हैं, उसका सारा काम धाम कौन देखता है? वो सारा काम धाम जो है वो सुभाष चंद्र जी देखते हैं। तीसरा नाम जो अच्छा इंपॉर्टेंट है वो है संजीवनी कुट्टी जी। ये भी सेक्रेटरी हैं, लेकिन जो भूतपूर्व सैनिक कल्याण हमारे रक्षा मंत्रालय का एक सिस्टम है, तो उसको देखते वाले कौन है? सब संजीवनी कुट्टी जी हैं। ये आपको ध्यान रखना है। छठा नाम देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए जिन नामों पर मैंने सर्किल कर दिया है, ये नाम आपको ध्यान कर ही लेने हैं। छठा नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, जी सतीश रेड्डी जी का। जी सतीश रेड्डी जी का, ये सचिव तो हैं ही रक्षा मंत्रालय में, और साथ में ये साइंटिफिक एडवाइजर भी हैं रक्षा मंत्री के, यानी वैज्ञानिक सलाहकार भी हैं ये रक्षा मंत्री के। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये कुछ नाम इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए सातवां नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरल विपिन रावत जी का। तो जनरल विपिन रावत जी कौन है? ये है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, यानी सीडीएस इनको बोला जाता है। तो ये अभी इनकी नियुक्ति की गई थी सीडीएस की। तीनों स्टाफ का जो चीफ है वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत, ये आपको ध्यान करना है। देखिए आठवां नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जिस अधिग्रहण की हम बात कर रहे हैं, अभी जिस एक्विजिशन की हम लोग बात कर रहे हैं, तो उस पूरी प्रोसेस के जो डायरेक्टर जनरल हैं वो कौन है? अपूर्व चंद्रा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, अपूर्व चंद्रा उनका नाम है। ये उसके महानिदेशक हैं, तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर नवा नाम है ये मधुलिका पी शुक्ल जी का। ये कौन है? ये वित्तीय सलाहकार हैं रक्षा सेवाओं के, जो भी वित्तीय जो भी फाइनेंस एडवाइस होती है, वो सारे जो हैं वो मधुलिका जी देती हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो कुल मिला के 5-6 नाम यहाँ पे ऐसे हैं जो आपको ध्यान कर रखने हैं। रक्षा मंत्री जी का नाम, राज्य रक्षा मंत्री का नाम, रक्षा सचिव का नाम, और हमारे जो साइंटिफिक एडवाइजर हैं उनका नाम, जो हमारे सीडीएस हैं उनका नाम, और जो हमारे एक्विजिशन के डायरेक्टर जनरल हैं उनका नाम यहाँ से आपको ध्यान में करना है। आगे बढ़ जाते हैं अगली न्यूज की तरफ। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना 2020 एमपी, इसको ध्यान कर लेते हैं। देखिए इसके लिए आपको एक नाम याद करना पड़ेगा, जो हमारा पीएम किसान सम्मान निधि था, यानी जो अभी सरकार ने 2019 में एक योजना शुरू की थी पीएम किसान सम्मान निधि, बिल्कुल वैसी ही योजना अभी शुरू की है मध्य प्रदेश ने, यानी एमपी ने, जिसका नाम रखा है मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, ठीक है। इसमें होगा क्या? इसमें सरकार क्या करेगी कि जितने भी किसान मध्य प्रदेश में हैं, उन सभी को 4,000 रुपए की वार्षिक सहायता दी जाएगी 2 इंस्टॉलमेंट में, ठीक है। 2-2 हजार रुपए के 2 इंस्टॉलमेंट में उनको 4,000 रुपए की वार्षिक सहायता दी जाएगी। इसका मकसद केवल यही है कि जो भी किसान गरीब हैं, जो भी छोटे किसान हैं, सीमांत किसान हैं, लघु किसान हैं, उनको एक इकोनॉमिक हम लोग एड दें, उनको एक इकोनॉमिक हम लोग सहायता यहाँ से दें, ताकि वो अपना काम सही से चला सके। मैं आपको बता दूं, जो पीएम किसान योजना थी, जो पीएम किसान सम्मान योजना थी, उसके अंतर्गत भी 6,000 रुपए का बेनिफिट किसानों को मिल रहा है प्रतिवर्ष। तो एमपी में अब क्या होगा? 4,000 रुपए अतिरिक्त मिलेंगे। इसमें सबसे अच्छी बात यही है कि जो भी किसान है, वो अगर किसान पीएम किसान सम्मान निधि से 6,000 रुपए लेता है, उसके बावजूद भी उसको मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना से 4,000 रुपए मिलेंगे। यानी अब उसे टोटल कितने मिल रहे हैं? 10,000 रुपए की राशि उसको मिल रही है प्रतिवर्ष। तो ये एक अच्छी रकम उनके लिए हो जाएगी, जो उनके किसी भी काम में सहायक बनेगी। तीसरी बात देखिए, इस योजना के अंतर्गत देखिए अभी हम बात करें तो मध्य प्रदेश का डेटा ये कहता है कि वहां पर लगभग 77 लाख फार्मर्स ऐसे हैं जो पीएम किसान सम्मान निधि का फायदा उठा रहे हैं। तो इन्हीं किसानों को ही वो इनरोल करेंगे मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में। इसका मतलब ये है कि जिनको मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का फायदा उठाना है, उन्हें पहले पीएम किसान सम्मान निधि में अपने आप को रजिस्टर कराना ही पड़ेगा, ठीक है। वहां से उनको 6,000 रुपए मिलना शुरू होंगे, उसके बाद फिर यहां से उनको 4,000 रुपए और मिलना शुरू हो जाएंगे, यानी कुल मिला के 10,000 रुपए उनको मिलना शुरू हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश ने शुरू की है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में करना है। देखिए पीएम किसान सम्मान निधि की बात हुई है तो उसकी बात जरूर करेंगे। पीएम किसान सम्मान निधि की बात करें तो मैंने आपको बताया 24 फरवरी 2019 को ये स्टार्ट हुई थी, हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इसको स्टार्ट किया था, ठीक है। दूसरा इसमें होता क्या है कि इसमें भी एक डायरेक्ट सपोर्ट मिलता है, इकोनॉमिक सपोर्ट मिलता है करीब 6,000 रुपए का, लेकिन ये 3 इंस्टॉलमेंट में होता है, ठीक है। इसको 3 इंस्टॉलमेंट दिया जाता है और हर इंस्टॉलमेंट जो है वो 2,000 रुपए की होती है। पहले जब ये योजना शुरू की गई थी तो उसमें क्या किया गया? उसमें केवल जो है छोटे और लघु सीमांत किसानों को ही शामिल किया गया। ऐसे किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम की भूमि है, उनको ही केवल इसमें शामिल किया गया। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ? मई 2019 में क्या हुआ? इस स्कीम में सभी प्रकार के किसानों को शामिल कर लिया गया। जो भी किसान है तो वो इस स्कीम का फायदा उठा सकता है, ऐसा ध्यान में आपको रखना है।
जो पीएम किसान सम्मान निधि थी, इसका अगर कुल टोटल बजट की बात करें तो 75,000 करोड़ यानी 75,000 करोड़ का इसका कुल बजट था। ये आपको यहाँ से कुछ बातें ध्यान में रखनी है पीएम किसान सम्मान निधि के बारे में। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना मध्य प्रदेश और 4,000 रुपए की राशि, ठीक है। तो कुल कितनी हो गई? 10,000, 6,000 पीएम किसान में और 4,000 मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला देखिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट इस समय चल रहा है अर्मेनिया और अजरबैजान, ठीक है। ये आपको मैं समझा देता हूं। देखिए दो देश हैं ये, अर्मेनिया और अजरबैजान, ठीक है ना। ये अर्मेनिया और अजरबैजान में बिल्कुल वैसा ही एक कॉन्फ्लिक्ट है जैसा भारत और पाकिस्तान में कश्मीर के लिए, ठीक है। कश्मीर भारत का हिस्सा है लेकिन पाकिस्तान उसको हड़पना चाहता है, पाकिस्तान भारत पे आरोप लगाता है, भारत पाकिस्तान पे आरोप लगाता है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही अर्मेनिया और अजरबैजान में एक विवाद शुरू हुआ है और वो जगह का नाम जिसके लिए विवाद है वो है ये नगोर्नो काराबाख, ठीक है। ये जगह है जिसके ऊपर दोनों ही लोग अपना हक जताते हैं, अर्मेनिया भी और अजरबैजान भी। ये दोनों ही इसके लिए लड़ रहे हैं 1918 से। 1918 से क्यों लड़ रहे हैं? 1918 में ये रूस से आजाद हुए थे, उसके बाद से इनके बीच में ये विवाद चल रहा है कि ये हिस्सा किसका है, ये हिस्सा किसका नहीं है। अगर बात करें फिजिकली, अगर ज्योग्राफी के लिए बात करें तो भौगोलिक रूप से जो ये हिस्सा है ये अजरबैजान की टेरिटरी में आता है, यानी अजरबैजान की सीमाओं के अंदर है। उसके बाद भी अर्मेनिया उस पर अपना दावा जताता है, ठीक है। देखिए इस विवाद की बात करें तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहली बात तो ये विवाद की शुरुआत कब की गई थी? तो 1918 में इसकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद की बात करें तो 1988 में एक इंपॉर्टेंट फेज आया था जब जो इस जगह की विधायिका है, इस जगह की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसने अपने आप को क्या है अर्मेनिया में शामिल होने का प्रस्ताव पारित किया था, ठीक है। आपको ध्यान में आया है वो अजरबैजान में, लेकिन वहां की जो विधायिका है, वहां की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उसने खुद को अर्मेनिया में शामिल करने का प्रस्ताव दिया। इसको हालांकि किसी ने माना नहीं होगा और उसके बाद फिर ये घटना बढ़ती रही। 88 के बाद जब 94 में ये डिस्प्यूट बहुत बढ़ गया तो 94 में फिर क्या हुआ कि दोनों को देखते हुए रूस ने फिर क्या करा, इनके बीच में जो है युद्ध विराम की घोषणा करवाई और युद्ध विराम की स्थिति को ये लेके आया। लेकिन युद्ध विराम की केवल घोषणा हुई, मनों से ये लोग साफ नहीं हुए और तब से लेकर आज तक बात चल रहा है। और अभी हाल ही में 2016 में क्या हुआ था, एक 4 डे वॉर, 4 दिन का युद्ध हो गया था, संघर्ष बहुत तेज हो गया था, फिर जिसको थोड़ा सा रोका गया और इन संघर्ष को रोका गया। अब ये संघर्ष दोबारा उठ के आ गया है अब 2020 में। तो अभी भी यही हुआ है कि दोनों ही देशों के बीच में फिर से एक वॉर जैसी स्थिति आ गई है। दोनों ही देशों ने एक दूसरे को सैनिकों को मारने का दावा भी किया है, तो इसलिए ये न्यूज में आ गए। अगर इस पर्टिकुलर एरिया की बात करें नगोर्नो काराबाख की, तो देखिए ये मैंने एक मैप दिया, इसमें आपको दिख रहा होगा जो बीच का इलाका है ये रेड वाला, ठीक है, ये वाला इलाका ये है नगोर्नो काराबाख। ये अपना अजरबैजान है, ये अपना अर्मेनिया है और इसके बीच में क्या है, ये नगोर्नो काराबाख है जिस पर दोनों ही देश क्या कर रहे हैं, अपना हक जता रहे हैं। अगर वर्ल्ड मैप में आप इनकी स्थिति समझेंगे तो देखिए नीचे क्या है, ईरान है, ऊपर यहाँ से रशिया है, इधर से तुर्की है, इधर फिर ये जॉर्जिया, यहाँ पर कैस्पियन सी है। ईरान के फिर अगर इधर की तरफ जाएंगे तो फिर इधर के सारे देश आ जाते हैं, वो सऊदी अरेबिया और अपना अफगानिस्तान, भारत, ये सब इधर की तरफ आ जाते हैं। ये आपको ध्यान में करना चाहिए। तो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, वो है ये दोनों देश, ठीक है, क्योंकि ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अब इन दोनों देशों में हमको तीन तीन की पॉइंट याद करने हैं। आर्मेनिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इस समय याद कर लीजिए आप, निकोल पाशिनान है इनका नाम है। दूसरा जो कैपिटल यहाँ की है वो यरेवन कैपिटल है और यहाँ की जो करेंसी है वो द्राम बोलते हैं उसको, आर्मेनियम द्राम उसका नाम है। दूसरा अजरबैजान की बात करें तो यहाँ की कैपिटल बाकू, ये बहुत न्यूज में आती रहती है बाकू। यहाँ की जो करेंसी है वो अजरबैजानी जो मन्नत है वो यहाँ पर चलता है और यहाँ के जो समय प्रेसिडेंट हैं वो हैं इल्हाम अलीयेव। तो ये तीन तीन की पॉइंट आप इनके बारे में याद कर लीजिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। अगली न्यूज है देखिए इंडिया और डेनमार्क के बारे में, ठीक है। तो इंडिया और डेनमार्क के बारे में क्या याद करना है आपको, ध्यान में कर लीजिए। देखिए अभी क्या हुआ, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और डेनमार्क के जो प्रधानमंत्री हैं मेटे फ्रेडरिक्सेन, इन दोनों ने क्या किया, एक वर्चुअल एक मीटिंग की थी 28 सितंबर 2020 को। उस मीटिंग में दोनों ही देशों ने एक दूसरे से सहयोग बढ़ाने पर काफी चर्चाएं की और काफी मुद्दों पर चर्चाएं की। दो मुख्य मुद्दे थे, एक तो क्लाइमेट चेंज का मुद्दा था और दूसरा था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इन दोनों पर मुख्य बातें की और भी इसके साथ कई बातें, तमाम बातें उन्होंने की हैं। मेन जो इनका काम था, इन्होंने क्या किया, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये इस बात पर एग्री हुए कि ज्वाइंट एफर्ट्स एंड इनिशिएटिव टू सपोर्ट एंड प्रमोट द रूल बेस्ड मल्टीलेटरल सिस्टम, ठीक है। क्या करना है इनको,
इन्होंने कहा है कि हम नियम आधारित यानी कुछ नियम बनाएंगे और उनके आधार पर फिर आगे सहयोग करने के लिए या उनके आधार पर साथ में इनिशिएटिव करने के लिए हम एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे, ऐसा इन्होंने शामिल किया है। अब इस मल्टीलेटरल सिस्टम में होगा क्या, किन चीजों के लिए नियम बनेंगे, तो देखिए सबसे पहला जो नियम बनेगा वो तो बनेगा ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन, यानी किस तरीके से हमें एनर्जी का यूज करना है और जो हमारे एनर्जी चैलेंजेस हैं उनको किस तरीके से पूरा करना है, किस तरीके से क्लीन एनर्जी का हमें डेवलपमेंट करना है और किस तरीके से क्लाइमेट चेंज पर हमें कंट्रोल करना है, इस पर ये बात करेंगे। तो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछ सकता है कि भारत ने अभी जलवायु परिवर्तन के लिए किस देश से समझौता किया, तो वो नाम आ जाएगा फिर डेनमार्क का। दूसरा, देखिए इसके अलावा 3 एजेंसियों के नाम याद कर लीजिए, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी और द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसको तो भारत ने ही प्रपोज किया था, इसको तो भारत ने ही बनाया था, ठीक है, उसके बाद सारे देश साथ में आए थे। तो इन तीनों एजेंसीज के जो भी कमिटमेंट हैं, इन तीनों एजेंसीज ने जो जो भी डेवलपमेंट के लिए बोला है उनका पालन कैसे किया जाए, इस पर भी ये दोनों देश मिलकर काम करेंगे और इन तीनों एजेंसीज के जो उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति में दोनों देश सहायता करेंगे, ऐसा भी इस पूरे शिखर सम्मेलन में निर्णय लिया गया। दूसरा जो इसमें बात की गई है, देखिए वो बात की गई है जलवायु परिवर्तन, मैंने पहले बताया, और हरित ऊर्जा संक्रमण, ठीक है, जो हमारी ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन है और जो क्लाइमेट चेंज है, इसके चैलेंजेस को एड्रेस किया दोनों ही प्रधानमंत्रियों ने। इसके लिए पूरा उन्होंने एक पूरा प्लान तैयार किया यहाँ पर कि किस तरीके से यहाँ पे भागीदारी करनी है। दोनों ही देशों ने कहा कि हम पूरे दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि अगर हम चाहें तो किसी भी तरह के क्लाइमेट कंडीशंस में या किसी भी तरह के ऊर्जा लक्ष्यों को पूरा करना संभव हो सकता है, ये इनका एक मतलब था। चौथा क्या किया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द फील्ड ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यानी दोनों ही देश एक दूसरे की बौद्धिक संपदाओं का प्रयोग कर पाए, डेनमार्क भारत की कुछ बौद्धिक संपदाओं का प्रयोग कर पाए और भारत डेनमार्क का प्रयोग कर पाए, दोनों ही देश में साथ दें, ऐसा इन्होंने यहाँ पर एक कॉपरेशन कर दिया है, एक एमओयू साइन कर दिया है, ठीक है। तो इस तरह का ये पूरा इनके बीच में शिखर सम्मेलन हुआ है। यहां से कुछ पॉइंट आपको ध्यान करने हैं, 2 पॉइंट मैंने आपको पहले बताया, क्लाइमेट चेंज और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये 2 नाम याद रखिएगा। यही पूछेगा आपसे किन देशों के बीच में ऐसा हुआ है, तो भारत और डेनमार्क। डेनमार्क की बात आई तो यकीनन इसकी बात करेंगे। डेनमार्क की जो कैपिटल है वो कोपेनहेगन है, याद कर लीजिए, और यहाँ की जो करेंसी है वो है डेनिश क्रोन, ये आपको ध्यान कर लेना है अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़ जाते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है इकोनॉमिस्ट डॉक्टर ईश्वर जज के बारे में, अहलुवालिया के बारे में। तो ये इनकी डेथ हो गई है अभी, आप ध्यान कर लीजिए, डेथ हुई है, लेकिन ये भारत की एक रेनोन इकोनॉमिस्ट थी और पब्लिक पॉलिसी रिसर्चर के रूप में भी इन्होंने काम किया है, यानी जनता के लिए कौन कौन सी योजनाएं, किस तरह की योजनाओं की जरूरत होती है, उसका फॉर्मेट भी डिजाइन करती थी ये। इसके अलावा भी ये जो इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसके बोर्ड की चेयरपर्सन के रूप में भी काम कर चुकी हैं। जो भारत में अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज है भारत सरकार का जो कमेटी है उसकी चेयरपर्सन भी रह चुकी हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेडी थी, बट अभी इनकी डेथ हो गई है। 2009 में इनको जो पद्म भूषण है उससे भी सम्मानित किया गया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेडी थी। इनकी जो इंपॉर्टेंट बात हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो है इनकी बुक्स, ये आपको ध्यान करनी है। बुक्स हालांकि इन्होंने काफी लिखी हैं, बट रीसेंट जो इनकी बुक्स हैं वो आपको ध्यान कर लीजिए है। एक तो ब्रेकिंग थ्रू, ये बुक है इनका नाम, और दूसरा जो बिल्कुल लेटेस्ट बुक है वो है ट्रांसफॉर्मिंग आवर सिटीज पोस्टकार्ड ऑफ चेंजेस, ठीक है। ये 2 बुक्स आप याद कर लीजिए, हो सकता है एग्जाम में इनका नाम सीधे बुक्स के लिए संबंधित पूछ लिया जाए, तो आपको ध्यान कर लेना है। आगे बढ़ जाते हैं अगली न्यूज की तरफ। आरबीआई टू लॉन्च द पॉजिटिव पे सिस्टम फॉर चेक ट्रंकेशन सिस्टम, ठीक है। अब देखिए ये क्या चीज है, इसको समझिए। ये चेक ट्रंकेशन सिस्टम के लिए जो पॉजिटिव पे सिस्टम है, ये आरबीआई ने कहा है कि 1 जनवरी 2021 से इसको हम अनाउंस करेंगे, मतलब अभी अनाउंस कर दिया है, अब ये लॉन्च कब होगा, 1 जनवरी 2021 से इसको हम लॉन्च कर देंगे, ठीक है। अब ये देखिए है क्या, सबसे पहली बात तो इसको डेवलप किसने किया, तो पॉजिटिव पे सिस्टम जो भी चीज है इसको नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने डेवलप किया है, ठीक है। अब ये है क्या, ये एक तरह का क्या है, एक तरह की रीचेकिंग प्रोसेस है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे कि बैंक इस बात के लिए इंश्योर होंगे कि सिस्टम में जो भी अकाउंट होल्डर्स अगर 50,000 से ऊपर के चेक इशू करते हैं तो उसकी फिर जांच पड़ताल करना, उसके सारे डिटेल्स की जांच पड़ताल करना, इस बात को बैंक इंश्योर करेंगे। बैंक यही करेंगे कि जितने भी चेक इसके ऊपर दिए जाएंगे, 50,000 से ऊपर के दिए जाएंगे, तो उसमें ग्राहक द्वारा जो भी जानकारी चेक के भुगतान के समय दी जाएगी उसको रीचेक करना, ये बैंकिंग के लोग करेंगे, ताकि जो भी बैंकिंग में फ्रॉड होते हैं या जो भी वहां पे धोखाधड़ी होती है उनसे एक तरह से बैंकों को और ग्राहकों को दोनों को बचाया जा सके।
देखिए सिस्टम में एक बात और इम्पोर्टेंट है कि इसमें जो भी नई प्रणाली होगी उसके तहत जो भी चेक करने वाला होगा उसको जिसके नाम में वो चेक उन्होंने दिया है उसका नाम, दिनांक, राशि, बैंक के चेक की जानकारी सभी कुछ देनी होगी। चाहे वो किसी भी माध्यम से उसको दे, चाहे वो इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल ऐप या एटीएम के माध्यम से करे या फिर वो एसएमएस वगैरह के माध्यम से करे, किसी भी माध्यम से उसको ये जानकारी देनी होगी। और उसको फिर क्या करेगा, बैंक का जो सिस्टम है वो उसको रीचेक करेगा कि वाकई में ये बात सही है या नहीं है। अगर वहाँ पे कुछ बातें गड़बड़ निकलती हैं तो वहाँ पे फिर क्या होगा, कुछ जो फ्रॉड्स होते हैं, जो फर्जी चेक के फ्रॉड्स होते हैं, या और भी धोखाधड़ी होती हैं, उनसे ग्राहकों को और बैंक को दोनों को बचाया जा सकता है। दोनों को ही इससे क्या-क्या क्रॉस चेक करना होगा ताकि जो है वो दोनों ही इंश्योर हो जाएँ, बैंक भी और ग्राहक भी, कि हाँ, वाक़ई में चेक जो है वो दिया गया है। देखिए नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इस न्यूज़ से यही इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में करना है, और दूसरा उसका नाम पॉजिटिव पे सिस्टम, ठीक है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो मुंबई में है और इसको 2008 में बनाया गया था। और सर्विसेज कौन-कौन सी देता है, ठीक है? तो देखिए जितनी भी सर्विस यहाँ लिखी हुई हैं, चाहे वो आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम हो, चाहे भारत बिल पेमेंट सिस्टम हो, चाहे वो भीम ऐप के बारे में सुना होगा आपने, या चेक ट्रंकेशन सिस्टम हो, या फिर रुपे डेबिट कार्ड हो, ये सारी जो चीज़ें की गई हैं इकोनॉमिक में, तो इन सबको जो दिया है वो एनपीसीआई ने ही बनाकर दिया है, यही इनके पीछे रहा है। तो आपको इसका नाम ध्यान कर लेना है। आगे बढ़ जाते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। आरबीआई रोब्स इन अमिताभ बच्चन फॉर कस्टमर अवेयरनेस कैंपेन। तो अभी आरबीआई ने एक कस्टमर अवेयरनेस कैंपेन शुरू की है, और उसके लिए अमिताभ बच्चन को अपना एक चेहरा बनाया है। इनके माध्यम से उन्होंने कहा है कि हम बैंकिंग अवेयरनेस प्रोवाइड करेंगे लोगों को, कस्टमर अवेयरनेस कैंपेन हम चलाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये है कि आरबीआई लगभग एक रेगुलर वे में क्या बातें करनी है, क्या बातें नहीं करनी है, या जितनी भी इंफॉर्मेशन है उनके बारे में डू एंड डज, है ना, डज एंड डजंट, डज नॉट, इसका मतलब क्या है कि कौन सी चीजें आपको करनी है, कौन से स्टेप आपको लेने हैं, कौन से स्टेप नहीं लेने हैं, ऐसे ग्राहकों के लिए पूरी गाइडलाइन जारी करती है। इसी गाइडलाइन को फॉलो कस्टमर करते हैं ताकि वो अपने ट्रांजैक्शन को सेफ और सिक्योर बना पाएं। अब इसी को प्रमोट करने के लिए, इसी के लिए अवेयर करने के लिए उन्होंने चेहरे का इस्तेमाल किया है, वो है अमिताभ बच्चन। मैं यहाँ पे एक पॉइंट आपको बताऊं कि अगर आरबीआई कैंपेन शुरू करता है तो क्यों करता है, तो उसके बारे में एक पॉइंट है। देखिए अगर हम कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स की बात करें, स्पेशली ट्विटर की बात करें, तो आरबीआई के वहां पे जो फॉलोअर्स हैं वो 9.66 लाख हैं। इसी कंपैरिजन में जो सबसे वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल सेंट्रल बैंक है जिसका नाम है यूएस फेडरल रिजर्व बैंक, उसके जो फॉलोअर्स हैं वो केवल कितने हैं, 6.6 लाख। इसका मतलब अगर आरबीआई कुछ भी कैंपेन शुरू करता है तो वो ज्यादा लोगों तक पहुंच सकती है और ज्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकती है। इसीलिए आरबीआई ने ये एक कस्टमर अवेयरनेस कैंपेन शुरू की है जिसका चेहरा बनाया है अमिताभ बच्चन जी को। तो यही आपको बस यहाँ पे ध्यान में करना है कि कौन है चेहरा आरबीआई के कस्टमर अवेयरनेस कैंपेन का, तो वो हमारे अमिताभ बच्चन जी हैं। आगे बढ़े अगली पॉइंट की तरफ, तो अगली पॉइंट आपको ध्यान कर लेनी। देखिए एक अवार्ड की बात कर लेते हैं, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन अवार्ड 1920। तो भारत का संगठन है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, जो फुटबॉल के सारे कार्य करता है, इसके बारे में सारी चीजें करता है। तो इन्होंने अभी 2019-20 के लिए अपने खिलाड़ियों की घोषणा की है, कौन सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है फुटबॉल का भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसी की लिस्ट यहाँ पे जारी कर दी गई जिसको हमें याद करना है। अगर हम दो मेन पॉइंट की बात करें तो मेंस कैटेगरी में जो सबसे बढ़िया फुटबॉल के प्लेयर मिले गए, जिनको मिला है प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड, तो वो हैं भारत के गोलकीपर हैं गुरप्रीत सिंह संधू। अब देखिए एग्जाम में पूछने का तरीका क्या होता है, एग्जाम में आपसे पूछेगा कि बताइए गुरप्रीत सिंह संधू किस गेम से संबंधित हैं, तो आपको ध्यान करके बताना होगा वहां पे फुटबॉल। इसी प्रकार अगर हम वुमेन्स की बात करें तो वुमेन में जो सर्वश्रेष्ठ प्लेयर आई हैं, जो वुमेन प्लेयर ऑफ द अवार्ड जीता है, ईयर का अवार्ड, वो जीता है संजू यादव जी ने। ठीक है, संजू यादव जो हमारी महिला खिलाड़ी हैं, तो इन्होंने जीत लिया है, हरियाणा की हैं ये, इन्होंने जीता है प्लेयर ऑफ द अवार्ड इन द वुमेन कैटेगरी। ये आपको ध्यान में करना है। अगर ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की बात करें तो देखिए दो बातें याद करनी है आपको। एक तो कब ये बनाया गया, तो 23 जून 1937 को ये बनाया गया था, और इसके जो इस समय के अध्यक्ष हैं वो प्रफुल्ल पटेल जी हैं, ये आपको ध्यान में करना है। इसके अलावा देखिए इन सारे अवार्ड्स की एक लिस्ट में आपके लिए लेके आया हूं, वो आप लिस्ट याद कर लीजिए। देखिए ये लिस्ट है, इसमें से देखिए अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो चार इंपॉर्टेंट हैं केवल। एक तो फुटबॉल प्लेयर ऑफ द ईयर मेन, वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर,
इसके अलावा इमर्जिंग फुटबॉलर जो हैं वो हैं अनिरुद्ध थापा मेंस कैटेगरी में, और जो फीमेल फीमेल कैटेगरी में है वो है रत्नाबाला देवी। ये 4 तो बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड हैं, इनके बारे में आपसे पूछ सकता है, इनके नाम आपसे पूछ सकता है। बाकी यहाँ पे कोई भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि पढ़ने के लिए आप कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं इन पॉइंट्स को, बट ये 4 पॉइंट जो शुरू के हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको तो आपको याद कर ही लेना चाहिए। ये हमारे गुरप्रीत सिंह संधू जी और ये हैं संजू यादव, जिनको अभी सर्वश्रेष्ठ प्लेयर का अवार्ड मिला है। आगे बढ़ जाते हैं। आगे ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। एक बुक का नाम लिखा है यहाँ पे, रोइंग डाउन द गंगास, ये एक बुक का नाम है। इसके अलावा एक म्यूजियम का नाम लिखा है यहाँ पे, गंगा अवलोकन, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। देखिए, भारत सरकार ने एक प्रोग्राम शुरू किया था, उसका नाम था नमामि गंगे। इसका मकसद था कि भारत में गंगा नदी में जो प्रदूषण है, गंगा नदी के प्रदूषण को सही करना, उसको साफ करना, स्वच्छ करना, ठीक है। उसी नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत अभी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 6 नई योजनाओं का उद्घाटन किया। उनमें से अधिकतर हालांकि उत्तराखंड में ही है, उत्तराखंड में जो सीवेज प्लांट हैं वहां से संबंधित हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे अभी, बट 6 का उद्घाटन किया। तो पहली बात तो यही क्वेश्चन होगा, कितनी नई है, तो 6 नई परियोजना का उद्घाटन है। दूसरा, इसी अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2 काम किए। एक तो उन्होंने एक बुक को पब्लिश किया, जिस बुक का नाम था रोइंग डाउन द गंगास, ठीक है। दूसरा, इस बुक को पब्लिश करने वाला जो है वो कौन है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा एंड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सही है, ये तो एक मिशन है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट है, ये भारत का एक इंस्टीट्यूट है। कहां पर है ये, देहरादून में है, ठीक है, याद कर लीजिए, देहरादून में है ये, उत्तराखंड में। इसने क्या किया, इसको सह पब्लिश किया, यानी को पब्लिश किया। अब आपको 3 पॉइंट ध्यान में आ गए। 6 परियोजनाएं आई हैं। कौन सी बुक आई है, रोइंग डाउन द गंगास, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसको लॉन्च किया है। साथ में कौन कौन है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ गंगा। अब इसके साथ उन्होंने एक काम और किया, क्या किया, देश में ऐसा पहला संग्रहालय यानी पहला म्यूजियम खोला है जो गंगा पर बेस्ड है। यानी उनके बारे में जितनी बातें हैं, जितनी चीजें हैं, वो संग्रहालय में रखी जाएंगी, वो संग्रहालय में दिखाई जाएंगी, वहां से उनके बारे में जानकारी मिलेगी। उस म्यूजियम का नाम रखा है, वो नाम है गंगा अवलोकन। ये आपको ध्यान में कर लेना है। चांदी घाट में इसको, हरिद्वार में बनाया जाएगा, हरिद्वार में रखा जाएगा इसको, चांदी घाट हरिद्वार में। तो देखिए 3 क्वेश्चन हो गए। म्यूजियम का नाम गंगा अवलोकन, किसने उसको इनॉग्रेट किया, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, और कहां है वो, चांदी घाट हरिद्वार में। ऐसे 3 क्वेश्चन यहां से आपको ध्यान में करने हैं। अब जो ये परियोजनाएं हैं, जिनकी परियोजना की मैं बात कर रहा हूं, इन परियोजनाओं में देखिए ये परियोजनाएं हैं, ठीक है। इन सारे प्लांट्स को वहां पे शुरू करना है। इन प्लांट्स की वहां पे ट्रीटमेंट प्लांट जो है उनको शुरू किया जाएगा। अलग अलग जगह पे अलग अलग प्लांट हैं। जैसे हरिद्वार की बात करें तो यहाँ पर 145 की कैपेसिटी है, उनको करा जाएगा यहाँ पे। ऐसी जगजीतपुर जो है वहां पर 27 प्लांट्स लगाए जाएंगे। इसके अलावा जो हमारा सराई प्रोजेक्ट है वहां पर भी 18 MLD प्रोग्राम लगवाए जाएंगे। तो इस तरह हर जगह जो है वो अलग अलग प्रोग्राम चलाए जाएंगे। हालांकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको ध्यान रखना है कि हाँ 6 जो है परियोजनाएं वो शुरू की गई हैं। 6 परियोजनाओं में ये सारी परियोजनाएं हमारी मिलाई गई हैं। 2 यहाँ पे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक तो बद्रीनाथ और दूसरा ऋषिकेश। आपसे सीधे पूछ सकता है कि नई 6 परियोजनाओं में ऋषिकेश में कितने प्लांट हैं, तो ऋषिकेश में आपको ध्यान करना है कि 158 करोड़ रुपए के लागत से 26 MLD प्लांट वहां पर नए लगाए जाएंगे, जो सीवेज उपचार वहां पर करेंगे। तीसरा, अगर बद्रीनाथ की बात करें तो यहां पर क्या है कि 1 MLD क्षमता लगाई जाएगी, और एक की बात हम कर रहे हैं, एक तो यहाँ पे लगाया ही जाएगा, और उसकी दूसरे की बात हम कर रहे हैं जो अभी पूरा नहीं हुआ है, वो बहुत कम पूरा हुआ है। तो इसकी बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ जाते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट आपका करना है वर्ल्ड हार्ट डे। तो आज ही है, 29 सितंबर को मनाते हैं विश्व हृदय दिवस। ध्यान रखिए, जितने भी दिवस हम लोग मनाते हैं ये सभी अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए होते हैं, जागरूकता क्रिएट करने के लिए होते हैं। तो ये दिवस भी इसीलिए है, जो हृदय संबंधी बीमारियां हैं उनकी तरफ लोगों का आकर्षण हो, उनकी तरफ लोग जागरूक हों, उनके लिए बचने के उपाय लोग करें, इसके लिए हम लोग ये मनाते हैं। याद करने वाली बात है थीम, कि 2020 की थीम क्या है। तो थीम है ये, यूज हार्ट टू बीट कार्डियोवास्कुलर डिसीज, ठीक है। ये इसकी थीम है जिसके बारे में बताया जाएगा। इसके बारे में पूरे साल हम लोग काम करेंगे और उसके लिए अवेयरनेस फैलाएंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, ये दिन जो मनाने वाला है वो कौन है, वर्ल्ड हेल्थ हार्ट फेडरेशन, ठीक है। इसके बारे में 2 बातें, इसकी फाउंडेशन कब की गई थी, तो 2000 में सन इसको बनाया गया था, और इसका मुख्यालय जो है वो कहां पर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे कुछ फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। आज के बहुत इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स मैं बायो के लेके आया हूं आपके लिए, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, रिपीट होते हैं कई बार आपके एग्जाम में, तो बहुत ध्यान से इन फैक्ट्स को देख लीजिए। सबसे पहला देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पहला ही है कि
कोशिका की खोज, सेल की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक। अब देखिए यहां से आपको एक नया क्वेश्चन मिलेगा। जो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल खोजी थी, ध्यान रखिए वो डेड सेल थी, ठीक है। लिविंग सेल जिसने डिस्कवर की थी उसका नाम था ल्यूवेनहॉक। ये नया क्वेश्चन है, आपको ध्यान करना है। कोशिका की खोज हमने पता कर लिया। अब अगर पूछेगा कि मृत कोशिका की खोज किसने की थी, तो भी हमको मालूम है किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। और जीवित कोशिका ल्यूवेनहॉक ने बनाई थी, ये आप ध्यान कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसीजी, इसका मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जिससे हृदय की धड़कन को हम लोग ग्राफ के रूप में देखते हैं। आपने देखे होंगे इस तरह का, आपने कई बार फिल्म्स में देखा होगा, ये इस तरह की हृदय की धड़कन जो होती है वो हमें दिखाई देती है, तो इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इसकी जो इन्वेंशन किया था, इसको जो आविष्कार किया था, वो थे विलियम एंथोवेन। ये आपको ध्यान रखना है नाम, ये आपको यहां से ध्यान में करना है। नेक्स्ट, इंसुलिन। इंसुलिन की बात करें तो इंसुलिन हम लोग लेते हैं, हमारी जब बीटा कोशिकाएं खराब हो जाती हैं तो इंसुलिन हम लेते हैं। उसकी जो खोज की थी वो फ्रेडरिक बेंटिंग ने की थी। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, एसएससी में ये कई बार में क्वेश्चन आया है कि किसने की थी इंसुलिन की खोज, तो वो फ्रेडरिक बेंटिंग है। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, चिकन पॉक्स, कई बार पूछा गया है इसके टीके का किसने आविष्कार किया था, किसने इसकी वैक्सीन बनाई थी, तो एडवर्ड जेनर। देखिए मोस्ट फेमस क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम में पूछा आता है और हर तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आता है, याद कर लीजिए। चिकन पॉक्स का वैक्सीन जो है वो एडवर्ड जेनर ने बनाया था। इसके अलावा नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, पेनिसिलिन, बहुत फेमस मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको बनाया था पेनिसिलिन, इसकी खोज की थी, ध्यान रखिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नेक्स्ट, पोलियो वैक्सीन की बात करें तो पोलियो वैक्सीन का क्वेश्चन इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बारे में न्यूज है, मैं आपको बताऊंगा अभी। जॉन ई साक ने इसका टीका बनाया था। अब देखिए यहीं पे याद करिए, जॉन ई साक ने तो पोलियो वैक्सीन का टीका बनाया था, यानी इंजेक्टेबल वैक्सीन बनाई थी। बट एक और थे, अल्बर्ट साबिन, अल्बर्ट साबिन, ठीक है। तो आपने जो पोलियो की ड्रॉप देखी ना, ड्रॉप, वो ड्रॉप का आविष्कार इन्होंने ही किया था। यानी पोलियो की दवाई जो मुंह से लेने वाली होती है, मुंह से पीने वाली होती है, वो अल्बर्ट साबिन ने बनाई थी। और इससे पहले जो इंजेक्शन से लेने वाली थी, वो किसने बनाई थी? जॉन ई साक ने। अब देखिए पोलियो इस समय मैंने कहा ना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों इस समय न्यूज में चल रहा है, तो आप ध्यान रखिए कि जब हम पोलियो की ड्रॉप किसी बच्चे को पिलाते हैं, तो अभी ये देखने में आ रहा है कि 1961 से लेकर और 2019 तक लगभग 150 मामले ऐसे थे जिसमें पोलियो की दवाई पिलाने से ही पोलियो वायरस हुआ। और अगर मैं आपको बताऊं कि 2018 से 2019 तक की बात करें तो 5 देशों में ऐसे 16 केस देखे जा चुके हैं जब बच्चों को पोलियो की दवाई पिलाने से ही पोलियो रोग हो गया। इसीलिए अब साइंटिस्ट ने कहा कि हम ड्रॉप का इस्तेमाल ना करें और हम जो है वो पिछले वाले इंजेक्शन का इस्तेमाल करें जो पहले दिया जाता था, ठीक है। हालांकि भारत में और बाकी देशों में इंजेक्शन दिया जाता है, अब भी देते हैं, पहले भी देते थे, बट ड्रॉप का इस्तेमाल हम लोग बहुत ज्यादा करते थे। तो अब इस पर थोड़ी सी न्यूज आई है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो इंजेक्टेबल वैक्सीन जॉन ई साक और ड्रॉप किसने बनाई थी? अल्बर्ट साबिन। ऐसे अगली बात करें तो जो सेल में नाभिक होता है, जो हमारी कोशिका में जो न्यूक्लियस होता है, उसकी डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आपको यहां से ध्यान कर लेने हैं। ऐसा हमने यहां से पढ़ा। आज आगे बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की जो आज के न्यूज से बन सकते हैं। तो क्वेश्चंस के साथ लगातार लोग बने हुए हैं, मैं लगातार देख रहा हूं, बहुत सारे लोग यहाँ पर बने हुए रहते हैं। प्रशांत तिवारी जी, संजय नेगी जी बने रहते हैं, प्रशांत जी बने रहते हैं, ज्ञान रंजन जी तो लगातार बने हुए हैं, सोनिका खंडेलवाल जी लगातार बनी हुई हैं, सुदीक्षा सालियान जी बनी हुई हैं, मनीष हरिद्वार भारद्वाज जी यहाँ पर हमारे साथ रहते हैं, शुभश्री साहू जी आंसर देती हैं, प्रतीक गंडोत्रा जी भी आंसर देते हैं, हिमांशी सिंह हैं यहाँ पर, प्रेरणा वर्मा हैं, सौम्या सांभवी जी हैं, कोमल जगवानी हैं, जफर इकबाल साहब हैं, हर्षिता जी हैं, सुनील पाठक जी हैं, जया सिंह जी हैं, श्रीहरि जी हैं, शारा आनंद हैं, मिली हैं, खेत सिंह जी लगातार हमारे साथ बने रहते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग हमारे साथ बने हुए हैं और इन वीडियो से आपको फायदा मिल रहा है। लगातार बने रहिए, बहुत कुछ है आपके लिए जो हम लेके आने वाले हैं अगली कुछ वीडियोस में भी आपके लिए। अंकित चौधरी जी कल थे, अंकित दुबे जी ने आंसर दिया था, प्रियंका जी भी कल यहाँ पर थी, विश्वजीत जी ने आंसर दिए थे, करण यादव जी थे, अभिषेक जायसवाल जी थे, और भी तमाम लोग थे, अखिलेश कुमार मौर्य जी भी हमारे साथ थे, एसके जी भी थे। तो ऐसे आप लोग बने रहते हैं, हमको अच्छा लगता है। चलिए शुरू करते हैं अगली सीरीज हम लोग आज की। पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हु इज द डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? भारत के रक्षा सचिव कौन है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए इसमें से कौन था आंसर। अजय कुमार जी हैं, विजय कुमार जी हैं, अजीत डोभाल जी हैं, या अतुल कुमार जी हैं? किसका नाम मैंने बताया था आपको डिफेंस सेक्रेटरी के लिए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से बताइए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ डिफेंस एक्विजिशन ऑफ इंडिया? भारत के रक्षा अधिग्रहण के महानिदेशक कौन हैं? ये आप नाम यहां से ढूंढकर बताइए। अपूर्व चंद्रा जी, बिपिन रावत जी, एस जयशंकर जी या अजय कुमार जी, कौन है इसमें से महानिदेशक? उसका नाम ढूंढ के आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी टोटल असिस्टेंट अंडर द चीफ मिनिस्टर किसान कल्याण योजना? मध्य प्रदेश में शुरू हुई थी। देखिए, तो इसमें किस्तों के में मिलना था किसानों को, कुछ धनराशि मिलनी थी। तो कितनी धनराशि टोटल इसमें मिलनी थी ये आपको बताना है। मैंने आपको बताया था पीएम किसान सम्मान निधि था, उसमें कुल मिला के 6,000 मिलते थे, और 6,000 के बाद अब इसमें कितने मिलेंगे तो आपको ये ध्यान में करके यहां से बता देना है। नेक्स्ट, व्हेन डिड द प्राइम मिनिस्टर किसान सम्मान निधि स्कीम स्टार्ट? मैंने अभी आपको बताया था, तो ये कब स्टार्ट हुई थी, कौन से सन में स्टार्ट हुई थी पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम? तो ये ध्यान से मुझे बताइए कमेंट करके कौन सा सन सही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, विच म्यूजियम ऑन द गंगास वाज रिसेंटली ओपन बाय द प्राइम मिनिस्टर? प्राइम मिनिस्टर ने अभी गंगा पर कौन सा एक नया संग्रहालय खोला है, उसका नाम क्या है? ये आपको यहां से बता देना है। बहुत जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन सा एक नया संग्रहालय खोला गया है। गंगा दर्शन है वो, जय गंगे है, नमामि गंगे है या गंगा अवलोकन है, वो कौन सा है? ध्यान करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लेयर वाज वोटेड द बेस्ट फुटबॉलर बाय AIFFF? यानी जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है उसके द्वारा किस खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर चुना गया है, उसको पहचानना है आपको। पहला नाम है गुरप्रीत सिंह संधू, दूसरा नाम है संजू यादव, तीसरे में लिखा है कि इन दोनों को ही मिला है, और चौथे में लिखा है कि इनमें से कोई नहीं है। तो जल्दी से मुझे पहचान कर अपना आंसर कमेंट कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द कस्टमर अवेयरनेस कैंपेन बाय आरबीआई? किसको सिलेक्ट किया गया है आरबीआई की ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। हमने नाम इसके पढ़े थे अभी, तो बहुत जल्दी से कमेंट करिए कौन इसके कैंपेन के लिए चुने। कल फिर मिलेंगे कुछ नए पॉइंट्स और नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।